हम लोग बात कर रहे थे प्लांट हार्मोन पीजीआर। हमने इनकी डिस्कवरी के बारे में कुछ कहानी सुनी कि कैसे प्लांट हार्मोन आइडेंटिफाई हुए हमारे साइंटिस्ट को। आज का जो टॉपिक है वो है कि आखिर ये प्लांट हार्मोन प्लांट की ग्रोथ को, उसके डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करते हैं, आखिर इनका फंक्शन क्या है और हम इन प्लांट हार्मोन को किस तरह से यूज कर सकते हैं। हम बात करेंगे एप्लीकेशन एंड फंक्शन। ये दो हमारे मेन टॉपिक रहेंगे प्लांट पीजीआर के लिए। एक एक पीजीआर का फंक्शन देखते हैं, एक एक पीजीआर की एप्लीकेशन भी देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 ऑक्जिन। ठीक है। ऑक्जिन हार्मोन जो होता है, ऑक्जिन का मतलब ही होता है टू ग्रो, कुछ नया बनाना, ग्रो करना, ग्रोथ शो करना। तो ऑक्जिन का मतलब थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, टू ग्रो। सबसे पहला जो ऑक्जिन टाइप का केमिकल हमको मिला वो मिला था ह्यूमन यूरिन से। थोड़ा ये भी पूछ लिया जाता है, ह्यूमन यूरिन से मिला था। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये केमिकल था यूरिन में, वो भी प्लांट को ग्रो करवाता है, इसलिए उसको भी हमने ऐसा बोला कि ये केमिकल एक ऑक्जिन ही था। यहाँ पर कुछ ऑक्जिन प्लांट के अंदर खुद बनाए जाते हैं जिनको हम नेचुरल कह सकते हैं, और कुछ ऐसे ही केमिकल हम लैब के अंदर भी बना सकते हैं जिन्हें हम आर्टिफिशियल या सिंथेटिक हार्मोन कह सकते हैं। सिंथेटिक ये केमिकल अगर प्लांट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो प्लांट ग्रो करता है। ठीक है। अब वो बेंडिंग टुवार्ड सनलाइट, उसके लिए भी ऑक्जिन, तो ये केमिकल अगर डालते हैं तो ये इसी के जैसा काम करते हैं। तो एक्चुअली ऑक्जिन इज द ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच हैव द सेम टाइप ऑफ फंक्शन ऑन द प्लांट, और उनका फंक्शन होता है टिप के आगे जो प्राइमरी ग्रोथ होता है प्लांट का, चाहे रूट टिप हो या शूट टिप हो, वहां पर नया कुछ टिश्यू बनाना, ग्रो करवाना, ये ऑक्जिन का फंक्शन होता है। हमको थोड़ा नाम याद रखना है कि प्लांट कौन कौन से बना लेता है और कौन कौन से हम लैब में सिंथेटिक ऐसे केमिकल बनाए हैं। तो नेचुरल जो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं वो होता है IAA और एक होता है IBA। दोनों का नाम याद कर लीजिए, IAA और IBA। इसको बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। और IBA को क्या बोलेंगे? इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। हाँ, ये क्या हो गया? ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है। ये इंडोल, सब इंडोल के डेरिवेटिव हैं। ये हो जाएगा आपका इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ये हो जाएगा इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है। ये दोनों क्या है? नेचुरल हैं। लैब में ऐसे ही केमिकल हमने कौन कौन से बनाए हैं, उनका सबसे पहले आप नाम याद रख लीजिए। एक हो गया आपका 2,4-D, 2,4-D। ये आपने कई बार पढ़ा होगा 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। कई बार एक नंबर में इसी का नाम पूछ लिया जाता है। हाँ, कई बार इसी का नाम पूछ लिया जाता है, तो नाम याद रखना है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। हाँ, ये 2,4-D एक्चुअली ये ऑक्जिन कैटेगरी का हार्मोन है। जब इसकी लो कंसंट्रेशन हम प्लांट के ऊपर स्प्रे करते हैं तो प्लांट ग्रोथ करता है, लेकिन इसी केमिकल की अगर हम हाई कंसंट्रेशन इस्तेमाल करते हैं
तो ये डाइकॉट प्लांट को किल कर देता है। मोनोकॉट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन डाइकॉट प्लांट को ये मार देता है, इसलिए इसको एज ए वीडीसाइड के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं। वीडीसाइड, जो अनवांटेड प्लांट्स को हम वीड बोलते हैं। मान लीजिए गेहूं की फसल है, तो गेहूं क्या है? मोनोकॉट प्लांट है। गेहूं की फसल में अगर कोई दूसरे प्लांट उग गए, जैसे बथुआ है या कोई और प्लांट है, तो हम गेहूं की फसल पर 2,4-D का हाई कंसंट्रेशन स्प्रे करते हैं। तो मोनोकॉट तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन डाइकॉट प्लांट मर जाएंगे और आपको अलग से वो प्लांट हटाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो बन जाएंगे। कई बार आप लॉन लगाते हैं अपने घरों में, तो लॉन में क्या होता है? ग्रास होता है, ग्रास मोनोकॉट होता है। तो बस ग्रास के ऊपर 2,4-D स्प्रे कर दीजिए, ग्रास बच जाएगी और बाकी के जो अनवांटेड प्लांट उसमें उगे हैं वो सब मर जाते हैं। तो काफी यूजफुल प्रोडक्ट है हमारे लिए 2,4-D। ये सिंथेटिक टाइप का ऑक्जिन है। एक सिंथेटिक हमने और बनाया जिसका नाम है NaA, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये थोड़ा सा इसका भी नाम याद कर लीजिए। ये सिंथेटिक है, लैब में बनाया गया, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। तो दो नाम हमको नेचुरल जो प्लांट खुद बनाता है वो याद रखने हैं, और दो केमिकल जो हम लैब में बनाते हैं, NaA और 2,4-D। ये आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है, लेकिन इन चारों का प्रभाव जो है वो प्लांट के ऊपर ग्रोथ वाला होता है। और इन सबको, चूंकि इनका सेम टाइप का फंक्शन है, इसलिए इन सभी केमिकल्स को हम क्या बोल देते हैं? ऑक्जिन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा कंसेप्ट था जो आपको याद करने वाला था कि कौन से नेचुरल है, कौन से सिंथेटिक है। पहला जो फर्स्ट हमको ह्यूमन यूरिन से जो केमिकल मिला था वो वाकई में आपका था ये इंडोल एसिटिक एसिड, लेकिन वो भी कौन सा? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये कार्बन नंबर 3 वाला जो था, ये वाला आपका ह्यूमन यूरिन, ये फर्स्ट आइसोलेट हुआ था, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अगर कोई बोले ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है इंडोल 2 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड या केवल इंडोल एसिटिक एसिड, तो कौन सा फर्स्ट आइडेंटिफाई हुआ था? तो फर्स्ट आइडेंटिफाई वाला जो ऑक्जिन था वो था इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये एग्जैक्ट थोड़ा याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया हमारा कि ऑक्जिन क्या है और कौन कौन से केमिकल हैं जो ऑक्जिन कैटेगरी के हैं। अब इनका एप्लीकेशन देखते हैं, और एप्लीकेशन हम बात करेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे करके हम इसको याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एप्लीकेशन ऑफ ऑक्जिन के बारे में पूछेगा। तो आप मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 3 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ऐसे कभी भी कुछ याद करना है तो थोड़ा पॉइंट में याद करो, वो ज्यादा यूजफुल होता है, हमको याद भी रह जाता है। तो पहला इसका ऑक्जिन का जो फंक्शन है, जो प्लांट में इफेक्ट आता है, पहला है इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। पहला क्या फंक्शन हो गया? इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। कई पौधों के स्टेम काट के आप नए नए प्लांट बनाते हैं, जैसे गुलाब का आप कटिंग लगाते हैं, गुलाब के पेड़ की कटिंग लगाते हैं, तो जो डाली होती है जिसको आपने काट लिया, इसके ऊपर कुछ बड्स होती हैं इस तरह से, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑक्जिन हार्मोन्स का एक सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें इसको डुबो देते हैं। ऐसी बहुत सारी कटिंग को पानी में सॉल्यूशन में डुबो देते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो कटिंग है वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगी। जब आप इस कटिंग को मिट्टी में दबा देते हैं तो नीचे जो मिट्टी में जो बड्स हैं वहां से तो रूट निकलना शुरू हो जाएंगे, और ऊपर जो है वहां से लीफ बनना शुरू हो जाएंगे, और आपका जो प्लांट है वो ग्रो करना शुरू कर देगा। बहुत जल्दी फास्ट आप परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं कि लगभग हर कटिंग से प्लांट आपका बन जाएगा अगर आप ऑक्जिन का इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार यही सवाल आता है कि अगर आप मान लीजिए किसी प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं तो कौन सा हार्मोन आप इस्तेमाल करेंगे?
तो आंसर क्या आपका आना चाहिए, ऑक्जिन हार्मोन हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं, नंबर 2 हम बात करेंगे प्रमोट फ्लावरिंग। ऑक्जिन हार्मोन क्या करता है, फ्लावर को जल्दी जल्दी बनवाता है, फ्लावरिंग, हाँ, फ्लावरिंग को ये प्रमोट करता है। प्लांट में अगर आपने किसी क्रॉप के ऊपर ऑक्जिन का स्प्रे किया तो बहुत ज्यादा फूल आएंगे आपकी फसल में। खास तौर पे हम ये बात करेंगे पाइनएप्पल की क्रॉप में। पाइनएप्पल में हम क्या करते हैं, पाइनएप्पल में फ्लावर ज्यादा से ज्यादा आए उसके लिए हम ऑक्जिन हार्मोन का स्प्रे करते हैं। ये पाइनएप्पल को लेके थोड़ा एक कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन अभी आप क्लियर कर लीजिए। ये कंफ्यूजन क्या है कि जब कभी भी पाइनएप्पल के अंदर अगर प्रमोट ऑफ फ्लोरिंग आए, प्रमोट ऑफ फ्लोरिंग अगर आता है तो आपको आंसर देना है ऑक्जिन हार्मोन। ठीक है, लेकिन एक कंफ्यूजन यहां पे क्या बना हुआ है कि एक बार इस तरह का भी पूछा जाता है कि विच प्लांट हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन। यहां पे क्या आ जाता है, इनिशिएशन ऑफ फ्लावर इन पाइनएप्पल। अगर ऐसा सवाल आता है कि इनिशिएशन कौन करवाता है तो आपका आंसर बदल जाएगा, आंसर आएगा इथिलीन गैस, इथिलीन गैस। ठीक है, इथिलीन गैस हो जाएगा। तो यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो ऑक्जिन है ये किसी भी क्रॉप में बहुत सारे फ्लावर डेवलप करवाने की पावर रखता है, लेकिन पाइनएप्पल में फ्लावर तब तक बनना शुरू नहीं होता जब तक वहां इथिलीन गैस ना हो। तो इनिशिएट करता है पाइनएप्पल में इथिलीन गैस, लेकिन लार्ज अमाउंट में अगर फ्लावर बनाना है तो उसके लिए वो होता है ऑक्जिन। ऑक्जिन हर क्रॉप में ज्यादा से ज्यादा फ्लावर बनाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे हमारी ऑक्जिन की। और थर्ड एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो है कि ऑक्जिन हार्मोन क्या करता है, हेल्प टू प्रिवेंट लीफ एंड फ्रूट्स, लीफ एंड फ्रूट्स। ये क्या करता है, हेल्प टू प्रिवेंट लीफ एंड फ्रूट्स टू फॉल डाउन एट अर्ली स्टेज, टू फॉल डाउन एट अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज पर अगर फ्लावर या पत्तियां झड़ जाती हैं किसी भी क्रॉप की, आप देखते हैं किसी भी प्लांट में छोटी छोटी पत्तियां आ रही हैं और वो झड़ जाती हैं, या कुछ फ्लावर आ रहे हैं और वो झड़ जाते हैं, तो वहां पर आप ऑक्जिन का इस्तेमाल कर लीजिए। उस क्रॉप के ऊपर ऑक्जिन का स्प्रे करेंगे तो आपकी जो नई नई पत्तियां आ रही हैं, नए नए फ्रूट्स जो डेवलप हो रहे हैं वो जल्दी नहीं झड़ेंगे। ये प्रिवेंट करता है। साथ में एक और क्या इंपॉर्टेंट है इधर, ये नई पत्तियों को, नए फलों को तो झड़ने से रोकता है, लेकिन अगर ओल्ड कोई लीफ है जो पुरानी पड़ गई है, पीली पड़ गई है, या फिर जो पके हुए फल हैं, मान लीजिए जो फ्रूट्स हैं वो भी मैच्योर हो गए हैं, तो उनको ये जल्दी झड़वा देता है। हाँ, उनको ये एकदम मैच्योर कर देता है, जल्दी उनको झड़ा देता है। एक्चुअली वहां क्या बनता है, एक एब्सिसिन लेयर बन जाती है। एब्सिसिन लेयर ये क्या होती है, ये पकी हुई पत्तियां, पके हुए फलों को झड़ाने में मदद करती है। हालांकि एब्सिसिन लेयर एब्सिसिक एसिड बनाता है, लेकिन ये पुरानी पत्तियों में इसको प्रमोट करता है ऑक्जिन। सर ये क्या होता है, थोड़ा सा बताइए। एब्सिसिन लेयर क्या होता है, मान लीजिए ये एक स्टेम है, ठीक है, और ये कोई एक लीफ का पेटियोल हो गया और ये आपका लेमिना हो गया। अब ये पत्ती आपकी पुरानी पड़ गई। अब क्या है कि ऑक्जिन क्या करता है, ऑक्जिन यहां पर एक बीच में कुछ ऐसा टिश्यू बनाना शुरू करता है जो इसको बाद में झड़ा देगा।
तो ये जो लेयर बन रही है ये एब्सिसिन लेयर कहलाती है, यहीं से ये पत्ती झड़ने वाली है। तो ओल्ड लीफ में या ओल्ड फ्रूट्स में एब्सिसिन बनने को प्रमोट करता है, ध्यान देना, प्रमोट करता है। हालांकि नई पत्तियों को, नए फलों को झड़ने से रोकता है ऑक्जिन, लेकिन पुरानी पत्तियों को जल्दी झड़वा देगा अगर ऑक्जिन का स्प्रे करेंगे। तो पेड़ में पूरी नई नई पत्तियां रहने वाली हैं, पुरानी झड़ जाएंगी। फिर भी अगर आपसे कोई इस तरह का सवाल आए कि एब्सिसिन लेयर बनाने के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन जिम्मेदार है, तो आंसर आएगा एब्सिसिक एसिड। ध्यान देना, ये केवल प्रमोट करता है पुरानी पत्तियों में, फलों में। रियल में प्लांट में एब्सिसिन लेयर कौन डेवलप करेगा? एब्सिसिक एसिड करेगा। इसको थोड़ा ध्यान रखना। प्लांट की ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन जो है प्लांट इनहिबिटर हार्मोन, वही एब्सिसिन लेयर को बनवाता है। प्रमोट ये कर देगा, थोड़ा सा हेल्प कर देगा ताकि वो जल्दी झड़ जाए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन नंबर 4। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर 4 पे बात करेंगे। नंबर 4 की हम बात करेंगे एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस। तो एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। हमने देखा कि ऑक्जिन जो होता है वो हमेशा टिप एरिया में पाया जाता है। ये मान लीजिए शूट का टिप है, तो यहाँ इसके टिप पार्ट पे क्या है? ऑक्जिन हार्मोन है। ठीक है, हम देखते हैं कि ये शूट मान लीजिए है, तो इस पर नोड और इंटरनोड होते हैं। तो यहाँ ये नोड वाला एरिया है जहाँ पर इंटर कैलरी मेरिस्टेम है। एक्चुअली मैं इसको कह सकता हूँ यहाँ पर बर्ड्स है। ये क्या है? बर्ड्स, एक्जिलरी बर्ड आप इनको कह सकते हैं। तो ये जो बर्ड्स होती हैं ये ग्रोथ नहीं करती, ये इसी स्टेज में रुकी रहेंगी जब तक कि ऊपर टिप पर ऑक्जिन मौजूद है। एपिकल पार्ट में अगर ऑक्जिन मौजूद है तो वो ही डोमिनेंट रहता है। जितना भी न्यूट्रिशन जाएगा इस प्लांट को वो इधर इस्तेमाल होगा, यहाँ पर नई नई ग्रोथ लगातार देखने को मिलेगी। और ये जो एक्जिलरी बर्ड्स हैं ये तब तक ग्रोथ नहीं कर सकती जब तक यहाँ ऑक्जिन अपना काम कर रहा है। अगर आप इस ऑक्जिन को यहाँ से इस पार्ट को काट देंगे, ये पार्ट आपने प्लांट का हटा दिया, तब फिर ये एक्जिलरी बर्ड ग्रो करना शुरू कर देंगी। तो ये एक्जिलरी बर्ड्स जो होती हैं इनके ऊपर ऑक्जिन का प्रभाव डोमिनेंट होता है। ऑक्जिन की प्रेजेंस में एक्जिलरी बर्ड्स ग्रोथ नहीं कर सकती। इस इफेक्ट को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, तो यहां पर अगर ऑक्जिन मौजूद है तो ये बर्ड ग्रो नहीं करती। लेकिन मान लीजिए हमको चाय की फसल लगाना है या हमको हेज बनाना है किसी प्लांट को, तो हम क्या करते हैं कि एक जो प्लांट के अंदर जितनी भी ब्रांच होती हैं, उन ब्रांच के आगे के टिप पार्ट को हम काट देते हैं। आगे के टिप को काट देते हैं, जितना काटेंगे उतनी ही नई ब्रांच निकलेगी। यहां से काटेंगे तो और ब्रांच निकलेगी, यहां से काट देंगे तो और ब्रांच निकलेगी। तो अगर प्लांट को आपको बहुत घना करना है, उसको झाड़ी में कन्वर्ट करना है, तो लगातार आपको उसका टिप पार्ट काटना पड़ेगा। तो ये पूछा जाता है कि चाय की बागान में ऊपर जो चाय के पौधे की आगे की टिप होती है उसको क्यों तोड़ा जाता है? उसको इसलिए तोड़ा जाता है कि अगर टिप को नहीं तोड़ेंगे तो जो बर्ड्स हैं वो वहां से नई ब्रांच नहीं बनेगी। तो जैसे ही टिप को काटेंगे फिर नई ब्रांच बनना आपका शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये एपिकल डोमिनेंस का इफेक्ट भी होता है ड्यू टू द ऑक्जिन हार्मोन। ऑक्जिन मौजूद होता है इसीलिए वहां एपिकल डोमिनेंस दिखाई देता है। तो ये तो हुए हमारे इफेक्ट। अगर प्लांट को हेज बनाना है तो आपको टिप काटना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम एक और फंक्शन इसका जान लेते हैं ऑक्जिन का, नंबर 5। वो होता है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है? अगर मान लीजिए हमने देखा था
ये मान लीजिए पिस्टिल है, हाँ, और यहाँ पर ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, और ये ओवरी है, ये ओव्यूल है। यहाँ जब पॉलिनेशन होता है, पोलन ट्यूब बनती है, और पोलन यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये जो ओव्यूल है ये तो बनाता है सीड, ये क्या बनाता है, सीड बनाता है, और ये वाला पार्ट तो झड़ जाएगा और ये ओवरी बनाता है फ्रूट। ऐसे होता है ना जनरली, जब भी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में पढ़ते तो ऐसा ही होता है। मतलब ओवरी तब तक फ्रूट नहीं बन सकती जब तक कि उसका फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए एक क्रॉप में फ्लावर आ रहे हैं और पॉलिनेशन होने के चांस मान लीजिए कम हैं, तो हम क्या करते हैं कि फ्लावरिंग के दौरान ऑक्सिन हार्मोन का स्प्रे कर देते हैं क्रॉप के ऊपर। ऑक्सिन हार्मोन का स्प्रे करते तो उस ऑक्सिन हार्मोन के कारण इस ओवरी में कुछ मॉडिफिकेशन आते हैं और ये ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। हालांकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, इसलिए अंदर जो ओव्यूल है वो सीड नहीं बनाएगा, सीड तो नहीं बनेगा, लेकिन ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से पार्थेनोकार्पी में विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन हो जाता है, और ऐसे फ्रूट हमेशा सीडलेस होते हैं, सीडलेस। कई बार आपने अंगूर खाए होंगे, उनमें बीज निकलते ही नहीं है। एक्चुअली अंगूर की फसल में ऑक्सिन हार्मोन का स्प्रे कर दिया जाता है ताकि हर फ्लावर से फ्रूट बन जाए, हर फ्लावर से फ्रूट बन जाए, और वो फ्रूट भी कैसा रहेगा, सीडलेस रहेगा। तो सीडलेस फ्रूट यहां पर हमको प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं, और विदाउट फर्टिलाइजेशन यहां फ्रूट डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहले 10th में भी इसको पढ़ चुके होंगे। छठवां एप्लीकेशन अगर हम बात करते हैं, नंबर 6 की अगर हम बात करें, तो वो होता है एज ए हर्बिसाइड। ऑलरेडी मैं आपको समझाया, एज ए हर्बिसाइड हम यूज करते हैं, एज ए बीडीसाइड आप कह सकते हैं, और इसमें हमारा यूज होता है हर्बिसाइड्स में 2,4-D का ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। केवल कंसंट्रेशन हाई रखोगे तो ये मोनोकॉट को छोड़कर बाकी प्लांट को मार देता है, और आपके अनवांटेड प्लांट आपके लॉन से रिमूव हो जाएंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। और जब खासतौर पे हम टिश्यू कल्चर की बात कर रहे थे, वहाँ जो एक कल्चर मीडियम के ऊपर अगर हम प्लांट बनाना चाह रहे थे, हमने कोकोनट मिल्क तो डाला ही था। कोकोनट मिल्क में एक्चुअली क्या था, ऑक्सिन था। तो ऑक्सिन क्या करता है कि इन सेल में कौन सी सेल जाइलम बनेगी, वो जाइलम बनने को ये प्रमोट करता है। हाँ, कोई भी प्लांट में जाइलम अगर आपको ज्यादा डेवलप कराना है तो ऑक्सिन उसमें आपकी हेल्प कर सकता है। हम कह सकते हैं जाइलम डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है। नंबर 7 आप यूज कर लीजिए, जाइलम डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। तो ये इस तरह से मैंने लगभग 7 एप्लीकेशन आपको ऑक्सिन की बताई। कम से कम 5 एप्लीकेशन तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि अगर एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन आपको 5 नंबर में क्वेश्चन फ्रेम होके आया तो 5 पॉइंट तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ऑक्सिन का टॉपिक आपका फिनिश होता है। अगला हम यहां पर बात करें प्लांट हार्मोन नंबर 2, दैट इज जिब्रेलिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा प्लांट हार्मोन नंबर 2 है जिसका नाम है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन्स, ठीक है। तो जिब्रेलिन में अगर हम बात करें तो अभी तक लगभग 100 से भी ज़्यादा जिब्रेलिन खोजे जा चुके हैं। 100 से भी ज़्यादा तरह के केमिकल हैं जो प्लांट को इलोंगेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मैंने बताया था इलोंगेट शब्द जब कभी भी आए तो आप जिब्रेलिन्स उसको यूज कर लीजिए। हाँ, तो लगभग 100 से भी ज़्यादा इनके नाम क्या रखे,
जिब्रेलिक एसिड नंबर 1, जिब्रेलिक एसिड नंबर 2, जिब्रेलिक एसिड नंबर 3, ऐसे करके अब तक लगभग 100 से भी ज्यादा जिब्रेलिन्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं। ठीक है, और इनमें जो फर्स्ट जिब्रेलिक एसिड जो हमको मिला, जिसका फंक्शन हमको सबसे पहले समझ में आया, वो है आपका GA3। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। फर्स्ट डिस्कवर्ड जिब्रेलिन कौन सा था? अगर आप GA1 पे टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि GA3 वो पहला जिब्रेलिन था जिसका फंक्शन हमको सबसे पहले समझ में आया कि आखिर इस केमिकल का क्या इफेक्ट आ रहा है प्लांट के ऊपर, वो हमारा था GA3। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। अब देखते हैं ये करता क्या है, इसके फंक्शन क्या है जिब्रेलिन के। ये एसिड है, एसिडिक नेचर के केमिकल हैं, तो कई अलग अलग इफेक्ट आते हैं प्लांट के ऊपर। खास तौर पे हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1, these hormones can increase the length of axis। हाँ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? increase length of axis। एक्सिस का मतलब आप इंटरनोड मान लीजिए, इंटरनोड। ये इंटरनोड को इलोंगेट करता है, ये भी आप कह सकते हैं, इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड, इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड, यही इसका मेन फंक्शन है। ये इसका मेन फंक्शन है, इलोंगेशन करता है। अब ये इलोंगेशन वाला फंक्शन हम कई जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए एक अंगूर का गुच्छा है, तो इस पे अंगूर लगे हैं। ठीक है, ये अंगूर लगे हैं, तो ये अंगूर मान लीजिए इतने बड़े बड़े लगे, तो यहां पे जगह नहीं बच रही अंगूर के लिए, ये मैंने अंगूर लगा दिए, बस इतना सा अंगूर बना। अब देखिए इतनी ही बड़ा एक और गुच्छा है, सेम इतना, लेकिन इस पे जो ये डंडी है वो मैंने थोड़ी लंबी लगा दी। हाँ, ये जो डंडी है मैंने थोड़ी लंबी कर दी, ध्यान देना। बस मैंने क्या किया, इलोंगेट कर रहा हूं उन स्टॉक्स को जहां पर फ्रूट लग रहे हैं, और फिर इनके ऊपर आप ये इस तरह के इलोंगेट टाइप के अंगूर लगा दीजिए। तो देखिए, एक तो आपके जो ग्रेप्स हैं वो ज्यादा मात्रा में भी बन रहे हैं, और गुच्छा भी आपका थोड़ा बढ़िया लग रहा है, देखने में अच्छा भाव मिलेगा। जो अंगूर होगा उसका शेप कुछ ऐसा रहेगा, इलोंगेट टाइप का, और इसकी जो डंडी रहेगी, जो स्टॉक रहेगा, वो भी लंबा रहेगा। तो एक ही गुच्छे में बहुत सारे फ्रूट बनेंगे, शेप अच्छा हो जाएगा, मार्केट में इसका वैल्यू भी ज्यादा मिलेगा। ये गोल गोल जो अंगूर हैं, एक तो वो गुच्छे में बहुत कम आएंगे, ज्यादा अंगूर नहीं डेवलप हो पाएंगे, और अगर इनको इलोंगेट कर दिया जाए, इनके स्टॉक को अगर इलोंगेट कर दिया जाए तो ज्यादा भी बनेंगे और शेप भी मेंटेन हो जाएगी। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? बस अंगूर का जो क्रॉप है उसके ऊपर जिब्रेलिन का स्प्रे कर दीजिए, आप जिब्रेलिन का स्प्रे कर दीजिए तो वो इलोंगेट हो जाएंगे। ये स्टॉक को इलोंगेट करता है। ऐसे ही एप्पल की फसल में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जनरली एप्पल आप मान लीजिए इस तरह का एक बनाते हैं, ये मान लीजिए एक एप्पल है। अब आप देखिए इसको ही थोड़ा सा इस टाइप का अगर कोई एप्पल आपको आए तो कितना बढ़िया लगता है, कितना अच्छा लगता है, और भाव भी आपको ज्यादा मिलेगा। तो एकदम जो सिंपल टाइप के जो एप्पल आते हैं वो तो बिना केमिकल के हैं, लेकिन ये एक्चुअली जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट किया गया है जो इलोंगेट होता है। ये एप्पल काफी अट्रैक्टिव लगता है, टेस्टी भी होता है, और जिब्रेलिक एसिड से हम अच्छा शेप मेंटेन कर सकते हैं। गन्ने की फसल में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक गन्ना आपका ये सेम लेंथ का मैं बना रहा हूं ऐसा, ठीक है। अब इस पे तो जगह जगह ये गांठ लग रही है इस तरह के, ये छोटे छोटे, तो जूस जो बनेगा वो कहां बन रहा है? जूस बन रहा है इनके अंदर। और एक मान लीजिए गन्ना है उसमें काफी ये इंटरनोड वाला पार्ट बड़ा लंबा लंबा है, तो यहां पर जो जूस बनेगा वो ज्यादा बनेगा। तो ये दो नोड के बीच में जो ये इंटरनोड है इसको लंबा कर दिया। पहले इंटरनोड केवल इतना ही था, अब इसमें ज्यादा शुगर आपको मिल सकता है, ज्यादा जूस आपको मिल सकता है। तो शुगर केन में भी खास तौर पर ये एप्लीकेशन
होता है जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। यहां ये 3 चीज तो आपको समझ में आ गया, ग्रेप्स हो गया, एप्पल हो गया, शुगर केन हो गया। अगर इलोंगेट रहेगा शुगर केन, इंटरनोड अगर ज्यादा बड़ा रहेगा तो 100% आपको शुगर प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। इसके अलावा जो कुछ यूनिक जो केवल जिब्रेलिन्स कर सकते हैं वो क्या है, वो आप थोड़ा समझिए। नंबर 1 यहां पर एक प्रोसेस आती है, पहला तो इलोंगेशन हो गया। नंबर 2 आप यहां पे लिख लीजिए माल्टिंग। नंबर 2 क्या होता है, माल्टिंग। माल्टिंग फास्ट कर सकते हैं जिब्रेलिक एसिड। माल्टिंग क्या होता है, आपने देखा होगा अल्कोहल इंडस्ट्री में क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट वाला कोई कंटेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, जैसे गन्ने का जूस हो सकता है, एप्पल का जूस हो सकता है, कुछ भी जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके ऊपर यीस्ट डेवलप करते हैं और एक बंद चेंबर के अंदर इसको फर्मेंट करवाते हैं। तो इससे क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है। यीस्ट क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है और एल्कोहल प्रोड्यूस करता है। तो जो बेवरेज इंडस्ट्री है जो एल्कोहल बनाती हैं, यहां पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से कार्बोहाइड्रेट को एल्कोहल में जब कन्वर्ट किया जाता है तो एक तरह से यहां फर्मेंटेशन हो रहा है। उस फर्मेंटेशन को ही हम माल्टिंग कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, माल्टिंग। तो अगर इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा जिब्रेलिक एसिड डाल दिया जाए, जिब्रेलिन्स अगर डाल दिया जाए, तो ये स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि माल्टिंग प्रोसेस में हेल्प कर सकता है जिब्रेलिक एसिड। खासतौर पे GA3 का यूज होता है बेवरेज इंडस्ट्री में जहां एल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है, तो माल्टिंग एक शब्द याद रखिए, ये हमेशा जिब्रेलिन में आपको यूज करना है। माल्टिंग को कौन स्पीड अप कर सकता है, जिब्रेलिन्स। एक यहां पर आता है बोल्टिंग। ये भी थोड़ा सा एक टेक्निकल शब्द है जो कई बार समझ में नहीं आता। बोल्टिंग, एक्चुअली कुछ पौधे होते हैं वो बड़े ही कॉम्पैक्ट होते हैं और कॉम्पैक्ट प्लांट को बोलते हैं रोजेट हैबिट। कॉम्पैक्ट प्लांट को क्या बोलते हैं, रोजेट हैबिट। रोजेट ये क्या है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है सर, चलिए इसको समझते हैं। आपने कैबेज देखा, पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी में एक छोटा सा स्टेम होता है। हाँ, पत्ता गोभी में क्या होता है, एक छोटा सा स्टेम होता है। मान लीजिए ये मैंने एक स्टेम बनाया, अब इस पर जो नोड इंटरनोड हैं वो बहुत नजदीक नजदीक लगे। नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड, ये बहुत नजदीक नजदीक में है और हर नोड से लीफ निकल रही है, हर नोड से लीफ निकल रही है। लीफ 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 ऐसे ऐसे करके यहां से ये लीफ निकल रही है और लीफ निकलते निकलते ये पूरा एक गुच्छा, एक कॉम्पैक्ट बन जाता है और ये आपका होता है कैबेज। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, कैबेज। तो कैबेज में जो ये कॉम्पैक्ट टाइप का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, इस हैबिट को बोलते हैं रोजेट हैबिट। अगर हम इसके ऊपर जिब्रेलिन एसिड का इस्तेमाल कर दें, जिब्रेलिन एसिड का इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्या करता है, इंटरनोड को इलोंगेट कर देगा। फिर क्या होगा, आपका जो स्टेम है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और जो नोड इंटरनोड है वो थोड़ा दूर चले जाएंगे। इस तरह से हो जाएगा, ये थोड़ा सा दूर दूर हो जाएगा नोड इंटरनोड। अब जो लीफ आएंगी वो कुछ ऐसे आएंगी और वो गुच्छा नहीं बनेगा जैसा पहले बन रहा था। सर इससे क्या फायदा हुआ, हमारी तो गोभी खराब हो गई। ये आपका गोभी का ऐसा बन जाएगा। लेकिन ये स्टेम जो निकलेगा, इस स्टेम के ऊपर फिर बाद में फ्लावर आएंगे और आप सीड ले सकते हैं इस प्लांट से। इस प्लांट से सीड एक ही साल में आप सीड ले सकते हैं। एक्चुअली ये बाइनियल प्लांट होता है, लेकिन अगर आप जिब्रेलिन एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो पहली साल में ही स्टेम को इलोंगेट करके आप सीड प्रोड्यूस करवा सकते हैं। यहां पर क्या होगा कि ये पहली साल कोई सीड देगा ही नहीं। अब अगली साल के लिए जब आप इसको छोड़ेंगे, ये पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ के झड़ जाएंगी, तब बाद में स्टेम इसका ग्रो करेगा और अगली साल फिर इसमें फूल आएंगे, तब सीड बनता। हमने क्या किया, एक ही साल में सीड ले लिया, हमने इलोंगेट कर दिया ना उस स्टेम को। एक्चुअली जिब्रेलिन ऐसा कर सकता है, इसलिए ये जो
रोजेट हैबिट प्लांट को इलोंगेट करना, ये बोल्टिंग कहलाता है। इसको हम बोल्टिंग कहते हैं। हाँ, तो मैं समझता हूं कि बोल्टिंग आपको समझ में आया होगा। बोल्टिंग इज ए प्रोसेस इन विच द इंटरनोड विल बी इलोंगेट विद द help of gibberellic acid, and by this process we can get seed within 1 year from the biennial plants। जो 2 साल में आपको सीड तैयार करने वाला पौधा था, आप उससे 1 साल के अंदर ही सीड ले सकते हैं। ये जिब्रेलिक एसिड का ही एप्लीकेशन है। तो जिब्रेलिन्स में बस केवल इतना ही। इसके बाद हम बात करेंगे साइटोकाइनिन और भी एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, वो थोड़ा कल की क्लास में करते हैं।